मासूम सी सूरत, आँखों में चमक, रंग गेहुआ, औसत लंबाई, उसके बात करने में अपनापन और खुले मन से बात करना लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी था। उसका नाम था सरिता। सरिता देघाट, अल्मोड़ा, उत्तराखंड के एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर बच्चों को कंप्यूटर सिखाती थी। पहले उसने खुद भी यहीं पर कंप्यूटर कोर्स किया था। अब वो छोटे बच्चों को सिखाती थी। साथ ही स्यालदे कॉलेज से प्राइवेट बीए भी कर रही थी। वैसे तो उसका गांव नागचूला में था और वहां से यहाँ काफ़ी दूर पड़ता था। साथ ही आने जाने के साधन भी नहीं थे। कच्ची सड़कें थीं जिस पर बहुत ही कम गाड़ियाँ चलती थीं, वो भी समय अनुसार। इसलिए यहाँ देघाट में वो अपने चाचा चाची के पास रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके चाचा चाची ने अब देघाट में ही अपना घर बना लिया था। देघाट की मार्केट ख़त्म होते ही एक प्राइवेट स्कूल था जिसमें आसपास के गांव के बच्चे आते थे और वहां पढ़ाने वाले टीचर भी आसपास के गांव से ही थे। उन्हीं में एक था सुधीर। सुधीर दिखने में ठीक ठाक था, कद काठी भी सामान्य थी, परंतु चेहरे में आकर्षण और स्वभाव में आत्मविश्वास था। स्कूल के किसी न किसी काम से वो अक्सर कंप्यूटर सेंटर आता रहता था। उसके स्कूल के भी कुछ बच्चे वहाँ पर कंप्यूटर क्लास लेने जाते थे। उनकी प्रोग्रेस पूछ लेता था। एक दिन सरिता देघाट के ही एक होटल में बैठी किसी का इंतज़ार कर रही थी कि तभी वहाँ सुधीर आ गया। अरे आप यहाँ? सुधीर ने कहा। हाँ, मैं अपनी एक फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। और आप? सरिता बोली। मैं तो बस यूँ ही चाय पीने आ गया था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ, बैठिए। सुधीर ने 2 चाय मंगवाई और दोनों साथ में चाय पीते हुए बातें करने लगे। इस तरह दोनों की बातें शुरू हुई तो बढ़ती ही चली गईं। कंप्यूटर सेंटर पर भी अक्सर बातें होने लगीं। मोबाइल नंबर भी एक दूसरे को दे दिए गए। शुरू में फ़ोन पर कोई बात नहीं होती थी। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज या कोई जोक वगैरह ही भेजते थे। धीरे धीरे मैसेज में हाय हेलो होने लगी। फिर यही हाय हेलो बातचीत में बदल गई और फिर फ़ोन पर भी बातें होने लगीं। बातों बातों में कब दोनों को प्यार हुआ, इजहार हुआ, पता ही नहीं चला। इन दोनों के प्यार ने जब इन्हें एहसास कराया कि अब ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो दोनों ने अपने अपने घर पर बात करने का फ़ैसला किया। दोनों के घर मान गए। घर वाले आपस में मिले, बातचीत हुई और दोनों की शादी तय हो गई। अब तो दोनों के दिन मुश्किल से गुजर रहे थे। सरिता सोचती कब आएगी शादी की तारीख, कब वो दुल्हन बनकर सुधीर के घर जाएगी। उधर सुधीर भी बेचैन था शादी को लेकर। आखिर वो दिन भी आ ही गया। दोनों की शादी हो गई और सरिता दुल्हन बनकर सुधीर के घर आ गई। शादी की पहली रात सुधीर दूध का गिलास लेकर कमरे में आया और सरिता को देते हुए बोला, इसे पी लो। सरिता ने दूध लिया और सुधीर को प्यार से निहारते हुए दूध पी लिया। सुधीर ने गिलास लिया और कहा, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। कहकर सुधीर कमरे से बाहर चला गया। सुधीर के जाने के बाद सरिता तकिए पर टेक लगाकर बैठ गई। वो खुश थी। मुस्कुराते हुए उसे नींद सी आने लगी और उसने पलकें बंद कर लीं। सुबह जब सरिता की आँख खुली तो उसे शरीर में दर्द सा महसूस हुआ। उसके बदन पर जगह जगह खरोंच के निशान थे। उसने याद करने की कोशिश की कि रात को क्या हुआ था। उसे धुंधला धुंधला सा याद आया कि वो बेड पर तकिए के सहारे लेटी थी। इतने में सुधीर कमरे में आया और उसे घूरता रहा। उसके बाद क्या हुआ, सरिता को कुछ भी याद नहीं आया, पर मन ही मन सोचती रही कि उसे इतनी नींद कैसे आ गई, वो भी अपनी शादी की पहली रात को। और यह खरोंच, क्या सुधीर का यही तरीका है प्यार जताने का? इसी सोच में डूबी हुई थी सरिता कि तभी कमरे में उसकी सास आ गईं और पूछने लगीं, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? सरिता ने हाँ में सिर हिलाया तो सास ने कहा, जाओ फिर मुँह हाथ धो लो। सरिता चुपचाप चली गई। सास भी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल जाती हैं। सरिता पूरे दिन सुधीर से बात करने की सोचती रही, पर मौका ही नहीं मिला। रात को सरिता जब कमरे में गई तो सुधीर बेड पर लेटा हुआ था। सरिता कुछ बोलने को तैयार हुई ही थी कि उसकी सास दूध के 2 गिलास लेकर आ गई।
पहले तो सरिता डर गई। उसे लगा कि कहीं दूध की वजह से, दूध देखकर ही तो उसे कल इतनी गहरी नींद तो नहीं आई, पर गिलास 2 थे तो उसने इस ख्याल को दूर छिटक दिया। उसने सास से दूध ले लिया। सुधीर ने भी एक गिलास ले लिया। जब सास कमरे से बाहर चली गई तो सरिता सुधीर के पास बैठ गई और कहने लगी, सुधीर, कल रात मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। मुझे कुछ भी याद नहीं कब तुम हमारे कमरे में आए और हमारे बीच कुछ हुआ या नहीं। सुधीर ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें हमारी पहली रात ही याद नहीं। फिर मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया। दूसरी सुबह अलसाई सी सरिता उठी तो सुधीर कमरे में नहीं। नहीं नहीं, ओह, आज भी उसे उठने में देर हो गई थी। न जाने घर वाले क्या सोचेंगे उसके बारे में। आज अचानक उसे पता चला कि सुधीर की नौकरी शहर में लग गई है और कल सुधीर जा रहे हैं। यह सुनकर सरिता का दिल बैठ गया। रात को सरिता रुआंसी होकर सुधीर से लिपट गई और कहने लगी, तुम्हें शहर में नौकरी की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर भी तो तुम्हारी नौकरी ठीक ठाक है। सुधीर उसे समझाते हुए बोला, सरिता, यहाँ गांव में सैलरी कम है और फिर तुम चिंता क्यों करती हो? जैसे ही मैं कुछ पैसे जोड़ लूँगा, एक छोटा मकान ले लूँगा, फिर तुम्हें भी साथ ले जाऊँगा और मैं आता जाता रहूँगा। बातों ही बातों में कब सरिता की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सरिता उठी तो सुधीर वहाँ नहीं था। घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा, वो तो सुबह तड़के निकल गया शहर के लिए। तुम सो रही थी तो उसने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। वैसे तुम्हें खुद ही उठ जाना चाहिए था, पर तुम्हें शायद देर से ही उठने की आदत है, ऐसा उसकी सास ने कहा था। सरिता को बड़ा बुरा लग रहा था कि सुधीर उससे मिले बिना ही चला गया था। और एक बात जिससे वो खुद बड़ी हैरान थी, जब से वो शादी करके यहाँ आई थी तब से उसकी नींद देर से ही खुलती थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसकी देर से उठने की आदत कैसे बन गई। दोपहर को सरिता ने सुधीर का नंबर लगाया पर वो स्विच ऑफ आ रहा था। सरिता थोड़ी परेशान हो गई, फिर सोचा शायद बैटरी डाउन हो गई होगी। जब सुधीर पहुंच जाएगा तो खुद ही कॉल कर लेगा। लेकिन रात तक सुधीर की कोई कॉल नहीं आई। सरिता ने नंबर लगाया तो स्विच ऑफ ही बता रहा था। अब सरिता की चिंता बढ़ गई थी। दूसरे दिन भी सुधीर का फ़ोन नहीं आया। सरिता ने अपनी सास से इस बारे में बात की तो सास ने बताया, सुधीर ने वहाँ पहुँचते ही नंबर बदल लिया था क्योंकि उस सिम में कोई प्रॉब्लम हो रही थी और जाते ही कंपनी में ज्वाइन कर लिया। जब टाइम मिलेगा तो वो खुद कॉल कर लेगा। सरिता को अजीब तो लगा पर वो चुप रही और सुधीर की कॉल का इंतज़ार करने लगी। 3-4 दिन बीत गए लेकिन सुधीर की कॉल नहीं आई। सरिता परेशान तो थी, लेकिन सास के ये बताने पर कि सुधीर ने उन्हें कॉल की थी तो सुधीर के लिए चिंता नहीं थी। पर सुधीर उसे क्यों नहीं कॉल कर रहा था, यही सब सोचते सोचते जाने कब उसकी आंख लग गई। दूसरी सुबह जब आंख खुली तो वो फ़ोन में टाइम देखते हुए बैठ गई। तभी उसके बेड के ठीक सामने की तरफ कोई गिरा पड़ा था। सरिता ज़ोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर सबसे पहले उसकी सास कमरे में आई। कमरे का नज़ारा देखकर उनकी भी चीख निकल गई। उसने सुधीर के पापा को आवाज़ लगाई। वो भी दौड़ते हुए आए। वो भी हैरान थे। अचानक सुधीर की माँ नीचे पड़े हुए इंसान से लिपटकर रोने लगीं। उस इंसान के सिर में खून बह रहा था। वो मर चुका था। सुधीर के पापा भी वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। सरिता खड़ी खड़ी बस उन दोनों को देखे जा रही थी। उसने इस इंसान को इस घर में पहले तो नहीं देखा था। फिर कौन था ये? सरिता ने अपनी सास से ही पूछा। जीव, कौन है ये? जवाब उसके ससुर ने दिया। बेटा, ये हमारा बेटा है। सरिता ने हैरानी से कहा, बेटा? ससुर बोले, हाँ बेटा, इसके दिमाग में थोड़ी सी परेशानी है। लोग इसे पागल कहते हैं, पर हमारा बेटा पागल नहीं था, बस थोड़ा सा बचपना था उसमें। लोगों के डर से हम उसे कमरे में बंद रखते थे। आज पता नहीं कैसे ये यहाँ आ गया और शायद फर्श पर फिसल गया। हाय, हमसे ही इसकी देखभाल में कोई कमी रह गई, वरना मेरा बच्चा
अपने कमरे से कैसे बाहर आ गया। दोनों का विलाप जारी था। उस इंसान की क्रियाकर्म भी हो गया। सरिता के सास ससुर शोक में थे, लेकिन सरिता को किसी तरह का कोई दुख नहीं था। जिस इंसान से परिचय ही मरने के बाद हुआ हो, उसके लिए दुख भी कैसा। पर सोच में ज़रूर थी सरिता, अगर ये उनके सास ससुर का बेटा था तो सरिता को किसी ने भी इस बारे में क्यों नहीं बताया। ना तो कभी सास ससुर ने इसका जिक्र किया और ना ही कभी सुधीर ने कुछ बताया। रात को बिस्तर पर लेटी सरिता दिन भर के बारे में ही सोचती रही और ये भी सोचने लगी कि क्या सुधीर को इस बात की खबर होगी। इतनी बड़ी बात हुई है, उसके भाई की मौत हो गई है, उसे तो ज़रूर ही बता दिया गया होगा इन लोगों ने। अपने बेटे का शोक मनाते हुए उसके सास ससुर आपस में बातें कर रहे थे। सास, वो कमरे से बाहर कैसे आया? तुमने कमरा ठीक से बंद तो किया था ना? ससुर, हाँ, उसके कमरे में उसे छोड़कर मैंने बाहर से कुंडी लगाकर ताला लगा दिया था। अभी शाम को मैं उसके कमरे की तरफ गया था, दरवाज़ा वैसे ही बंद था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। वो शायद खिड़की से ही बाहर आया। सास, आज से पहले तो वो कभी ऐसे बाहर नहीं आया। ससुर, शायद सरिता के लिए ही वो कमरे से बाहर आया और सरिता के कमरे में पहुंचकर उसका पैर फिसल गया। सास, अभी सरिता का क्या करेंगे हम? जिस बेटे की खातिर ये सब किया वो तो है नहीं अब। ससुर, सुधीर से बात करता हूँ कल, अब इस विषय में ज़्यादा बात नहीं, सो जाओ। सास, हाँ, अब होगा भी क्या, बेटा तो चला गया। सास उठकर पानी का जग लेकर बाहर चली गई। ससुर भी करवट लेकर लेट गए। दिन भर रोने धोने से उनकी आंखों में दर्द था। आंखें बंद करते ही बेटे की तड़प में 2 आंसू और निकल आए। सुबह सरिता की आवाज़ से ससुर की नींद खुली। सरिता सामने चाय लिए खड़ी थी। आज सरिता की आंख जल्दी खुल गई थी, वरना अब तक तो उसकी सास चाय बना चुकी होती और उनके ससुर के लिए भी वही चाय लाती थी। आज पहली बार सुबह की चाय सरिता ने बनाई भी थी और लाई भी थी। पहले तो ससुर यानी कमल सिंह सरिता को देखकर चौंक गए, फिर जल्दी उन्हें समझ आ गया और उन्होंने उठकर सरिता के हाथ से चाय ले ली। सरिता ने पूछा, जीव कहाँ है? उनके लिए भी चाय लाई हूँ। कमल सिंह ने बिस्तर पर देखा तो उनकी धर्मपत्नी रुक्मणी वहाँ नहीं थी। कमल सिंह ने सरिता से कहा, वो चाय रख दे, उसकी सास अभी आ जाएंगी। सरिता चाय रखकर चली गई। कमल सिंह चाय की चुस्की लेते हुए सोचने लगे, अब सुबह सुबह सरिता के हाथ की ही चाय मिला करेगी। काफ़ी देर तक जब रुक्मणी देवी कमरे में नहीं आई तो कमल सिंह ही कमरे से बाहर आ गए। सरिता पर नज़र पड़ी तो उससे ही पूछ बैठे, तुम्हारी सास दिखाई दी सरिता? नहीं सरजू, अभी तक आई नहीं क्या? ससुर परेशान से हो गए, इतनी देर से कहाँ हैं? फिर वो ससुर खुद ही से ही बड़बड़ाए। सरिता को भी अब चिंता हो गई, मैं देखती हूँ यहीं कहीं कोई काम कर रही होंगी या शायद गौशाला में हों। ससुर ने बस सिर हिला दिया। कुछ सोचते हुए वो अपने मरे हुए बेटे के कमरे की तरफ चले गए। कमरे के बाहर ही कुछ दूर ही उनके कदम ठिठक गए। वहाँ का नज़ारा देखकर अब शायद इन कदमों में ताकत नहीं रह गई थी वहाँ तक जाने की। वो वहीं खड़े खड़े चिल्लाए, रुक्मणी! कमरे के बाहर उनकी धर्मपत्नी निढाल सी पड़ी थी। अब तक सरिता भी वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने पास जाकर अपनी सास को हिलाया, लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। कमल सिंह बस देखे जा रहे थे। पहले बेटा, फिर पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुके थे। सरिता भी चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसके आंसुओं को समझना मुश्किल था। उसके सामने उसकी सास का निर्जीव शरीर पड़ा था और मन में और ही विचार हलचल मचा रहे थे। वो सोच रही थी कितने अरमानों से वो शादी करके इस घर में आई थी। शादी को 10-12 दिन ही हुए थे और यहाँ 2 मौत हो चुकी थी। जिसके सहारे इस घर में आई थी उसके बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। सास का क्रियाकर्म भी कर दिया गया। सरिता हैरान थी कि इन लोगों ने सुधीर का इंतज़ार भी नहीं किया। क्या अब भी वो नहीं आएगा या फिर उसे खबर ही नहीं यहाँ के हालातों की, या फिर कहीं वो खुद तो किसी परेशानी में नहीं। तरह तरह के ख्याल सरिता के मन में उथल पुथल मचा रहे थे।
शाम को सरिता मातम कुर्सी के लिए आए लोगों की चाय का इंतजाम कर रही थी कि तभी उसे सुधीर आता देखा। मन ही मन सरिता खुश थी, लेकिन ऐसे माहौल में वो अपनी खुशी कैसे दिखाती। वो चुपचाप सबको चाय देने लगी। सुधीर आते ही अपने पिता से मिलने चला गया। सरिता चाय लेकर अपने ससुर के कमरे में गई तो बाप बेटे गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। सुधीर ने अपने पापा को संभाला, खुद के भी आंसू साफ किए और सरिता से चाय लेकर पहले अपने पिता को दी, फिर खुद भी ले ली। सरिता कमरे से बाहर आ गई। सरिता का मन हुआ वो सुधीर से पूछे कि वो अब तक कहाँ था, अपने भाई की मौत पर क्यों नहीं आया, लेकिन अभी उसे ये सब बातें करना ठीक नहीं लगा। उसने सोचा रात को अपने कमरे में ही सब बातें करेगी वो सुधीर से, लेकिन आज भी सुधीर से बातें करना उसकी किस्मत में नहीं था। शाम के वक़्त अचानक कमल सिंह की चीख सुनाई दी। फिर सुधीर और सुधा उनके कमरे में पहुँचे। तब तक वो दर्द से तड़प रहे थे, शायद दिल का दौरा पड़ा था उन्हें। सुधीर दौड़कर उनके पास गया और उनका सर अपनी गोद में रख लिया। सरिता भी दौड़कर पानी का गिलास ले आई। सुधीर उनकी छाती दबाने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमल सिंह भी अपनी पत्नी और बेटे के पास जा चुके थे। सुधीर फूट फूट कर रो रहा था। सरिता उसका सिर अपने सीने में लगाए उसे दिलासा देने लगी। सुधीर कहने लगा, ये क्या हो गया सरिता, 2-4 दिन में ही इतना सब कुछ कैसे हो गया। सरिता क्या जवाब देती, वो तो उसका सर अपने सीने में लगाए चुपचाप आंसू बहा रही थी। लगभग अंधेरा हो चुका था। क्रियाक्रम अभी नहीं हो सकता, अब कल सुबह ही कुछ होगा। इसलिए गांव के लोग बारी बारी से कमल सिंह की लाश के पास बैठते रहे। सुधीर पूरी रात वहीं बैठा रहा। दूसरे दिन कमल सिंह का भी क्रियाक्रम कर दिया गया। अब घर में सिर्फ सरिता और सुधीर ही थे। गांव वाले तो डर रहे थे कि कहीं फिर से कोई अशुभ समाचार सुनने को ना मिल जाए। रात को सुधीर की आंख खुली तो उसने खुद को कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ पाया। उसने इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था। वो एकदम घबरा गया। सरिता कहाँ चली गई, कहीं उसे तो कुछ नहीं हुआ। तभी कमरे में सरिता हाथ में चाय का कप लेते हुए आई। सरिता, ओ तो आ गया खुश जनाब को। चाय का कप लेकर सरिता आराम से बेड पर बैठ गई। सुधीर हैरानी से उसे देखते हुए बोला, ये सब क्या है सरिता, और तुमने मुझे बांधा है क्या? और कौन तुम्हें दिखाई दे रहा है सुधीर इस कमरे में, बल्कि पूरे घर में अब है ही कौन तुम्हारे और मेरे अलावा? ये क्या पागलपन है सरिता? सुधीर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला। पागलपन? और वो क्या था सुधीर जो तुमने मेरे साथ किया? सरिता भी अब गुस्से में थी। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? सुधीर ने पूछा। तुम्हें खुद ही नहीं पता सुधीर कि तुमने मेरे साथ क्या किया? सरिता व्यंग्यात्मक लहजे में बोली। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा सरिता, तुम क्या कह रही हो? सुधीर परेशान सा हो गया। धोखा किया तुमने मेरे साथ, प्यार का झूठा नाटक किया, एक घिनौना खेल खेला तुमने मेरे साथ। सरिता अब रो पड़ी थी, फिर खुद को संभालते हुए उठी और बेड के सिरहाने की ओर से अपना फ़ोन उठाया। तभी सुधीर बोला, प्यार का नाटक किया मैंने तुम्हारे साथ? मैंने कौन सा खेल खेला तुम्हारे साथ? तभी सरिता ने फ़ोन पर एक वीडियो चलाकर सुधीर के सामने कर दिया। वीडियो में कमल सिंह उसके पागल भाई को सरिता के बेड के पास लेकर आए, जिस पर सरिता बेसुध होकर सो रही थी, और फिर उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। वो पागल पहले तो सरिता को देखता रहा, फिर उस पर झपट पड़ा। सुधीर ने चेहरा घुमा लिया। सरिता ने भी वीडियो हटा लिया। सरिता, अब तुमसे देखा भी नहीं जा रहा, तुमने वीडियो कब बनाया? सुधीर ने पूछा। जब मुझे शक होने लगा कि आजकल मैं देर से क्यों उठती हूँ और रात को कब मेरी आँख लग जाती है पता ही नहीं चलता। और तो और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन मेरे साथ कुछ तो होता है। जिस रात की अगली सुबह तुम्हें जाना था, उस रात मैंने दूध लेने के बाद अपने फ़ोन का वीडियो कैमरा ऑन करके उसे खिड़की के पर्दे के पीछे छुपा दिया, जहाँ से कमरे का गेट से बेड तक का हिस्सा आसानी से कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। बाहर से जब मैं कमरे में वापस आई तो तुम यहीं पर थे।
मैंने सोचा कहीं तुमने फ़ोन देख तो नहीं लिया, लेकिन तुमसे मैं ये सब जाहिर भी नहीं कर सकती थी, इसलिए तुम्हारे पास ही बैठ गई। रोज़ की तरह मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। वो तो सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले मैंने फ़ोन चेक किया। रात भर कैमरा ऑन रहने की वजह से फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई और वो स्विच ऑफ हो गया। मैं डर गई कि कुछ रिकॉर्ड हुआ भी या नहीं। मैंने फ़ोन चार्ज पर लगाया, फिर ऑन किया, तब उसमें देखा कि मेरे सोते ही तुम कमरे से बाहर चले गए और तुम्हारे जाने के बाद करीब आधे घंटे बाद तुम्हारे पागल भाई को मेरे कमरे में मुझे नोचने के लिए छोड़ दिया गया। अपने पागल भाई के लिए अपने माँ बाप के इस घिनौने खेल में तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया सुधीर? मैंने तो तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था। सुधीर भी फट पड़ा। माँ बाप नहीं थे वो मेरे, चाचा चाची थे। ओह, तो अपने पागल बेटे की खातिर उन्होंने तुमसे ये सब करवाया और तुम खुशी खुशी राजी हो गए। क्या प्यार है तुम्हारा अपने चाचा चाची के लिए। काश थोड़ा सा प्यार तुमने मुझे भी किया होता, सरिता बोली। किया था सरिता, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, बल्कि करता हूँ, सुधीर ने अपनी बात कही। अच्छा तरीका है तुम्हारे प्यार का सुधीर। वो वीडियो देखकर तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी क्या हालत हुई तुम अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते। सुधीर, तुम तो खुद ही इन सब में शामिल थे, तुम क्या समझोगे एक औरत की हालत। मेरी कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। पहले सोचा अपने मायके चली जाऊं और तुम पर केस करूं, पर इन सब में बहुत खर्चा होगा और मेरी माँ बाप इतने पैसे वाले नहीं हैं कि केस का खर्च उठा सकें। और फिर शादी की पूरी एल्बम में तुम्हारा चेहरा सेहरे से ढका हुआ है। सिर्फ इस वीडियो को लेकर मैं क्या आरोप लगाऊंगी तुम पर। फिर सोचा तुम लोगों की कुछ और बातें रिकॉर्ड करूं, लेकिन तुम तो यहाँ थे नहीं और मुझे अब वो सब नहीं सहना था, इसलिए मैंने तुम्हारे उस पागल भाई को मार दिया। सुधीर हैरानी से सरिता को देखते हुए बोला, तुमने सरिता? हाँ, मैंने मारा तुम्हारे भाई को, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप को मैंने ही मारा। अरे सॉरी, तुम्हारे चाचा चाची। सुधीर हैरान होते हुए बोला, सबको तुमने मारा सरिता? सरिता ज़ोर से बोली, हाँ मैंने मारा। तुम्हारी चाची किचन में पानी लेने आई थी, मैं अपने लिए चाय बना रही थी। मैंने उनसे पूछा चाय के लिए, उन्होंने कहा बना दो, शायद चाय से कुछ हल्का महसूस हो। मैं तो ऐसे ही मौके की तलाश में थी। मैंने उनकी चाय में वो ही नींद की गोलियां मिला दी जो तुम लोग मुझे दिया करते थे। फ़र्क इतना था, मैंने उनकी संख्या बढ़ा दी। बेचारी अपने बेटे के लिए रोते रोते वहीं पर लुढ़क गईं। फिर मैं ही उन्हें खींचकर उस पागल के कमरे के बाहर छोड़ आई। सुधीर, हे भगवान सरिता, तुमने ये सब क्यों किया? सरिता, आगे तो सुनो अपने चाचा जी की कहानी। उन्हें शाम को चाय में मैंने ढेर सारी नींद की गोलियां मिलाकर दी थीं और उनके सामने बैठकर उन्हें चाय पीते हुए देखना चाहती थी, पर तभी तुम वहाँ आ गए और मुझे कमरे से बाहर आना पड़ा। पर गोलियों ने अपना काम कर दिया। जिन नींद की गोलियों को तुम लोगों ने अपने घिनौने खेल के लिए इस्तेमाल किया था, उन्हीं नींद की गोलियों से मैंने खुद को इंसाफ दिलाया। अब तुम्हारी बारी। ऐसा कहकर सरिता ने सुधीर के मुंह पर दूध का गिलास लगा दिया। जब सुधीर वाला गिलास ख़त्म हो गया तो एक गिलास सरिता ने खुद भी गटक लिया। सरिता, मैं भी जीकर क्या करूँगी? इतनी हत्याओं के बाद मुझे भी चैन कहाँ आएगा, ख़ास तौर से तुम्हारे बिना। वैसे भी ये ज़िंदगी कुछ नहीं। सुधीर, सरिता, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने कोई हत्या नहीं की। सरिता बस सुधीर को देख रही थी। सुधीर ने बोलना जारी रखा, उन सबको मैंने मारा था। अब सरिता चौंक गई। तुमने? नहीं नहीं, उन्हें मैंने मारा है। तुम भला उन्हें क्यों मारोगे? सुधीर हताश सा बोला, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेला। मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे तो खुद भी कुछ नहीं पता था। हाँ, उस पागल भाई के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि चाचा चाची चाहते थे एक बार तुम इस परिवार में अच्छे से घुल मिल जाओ, फिर तुम्हें सब बताएंगे। उस पागल के बारे में भी और मेरे बारे में भी, कि मैं उनका बेटा नहीं भतीजा हूँ। पर मैं नहीं जानता था
कि वो ऐसा अपने पागल बेटे की खातिर कर सकते हैं। जिस तरह तुम्हें नींद की गोलियां दी जाती थीं, उसी तरह मुझे भी नींद की गोलियां दी जाती थीं। मुझे शहर जाकर नौकरी करने के लिए भी चाचा चाची ने ही कहा था। मुझे लगा वो ये सब मेरे भले के लिए कह रहे हैं, पर नहीं, अपने पागल बेटे की हवस को आज़ादी के साथ पूरा कर सकें, इसलिए मुझे शहर भेज रहे थे। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चलता अगर उस रात, जिसकी अगली सुबह मुझे जाना था, मैंने चाची को दूध में कुछ मिलाते हुए नहीं देखा होता। कई दिन मैं भी तुम्हारी तरह महसूस कर रहा था, देर से उठना, अचानक से नींद आ जाना और फिर कुछ भी याद न रहना। मैंने उस रात दूध नहीं पिया, बल्कि चुपके से फेंक दिया और फिर चाचा चाची से बात करते हुए वहीं सोने का नाटक किया, जैसा कि रोज़ होता था। मेरे सोते ही चाचा चाची ने पूरी तसल्ली की और फिर उस पागल को तुम्हारे कमरे में छोड़ दिया। मैं वहीं लेटे लेटे ये सब देख रहा था। तुम्हारे कमरे में उसे छोड़कर चाचा जी भी वहीं पर बैठ गए। मैं कुछ न कर सका, इसी कारण मैं अगली सुबह तुमसे मिले बगैर चला गया। लेकिन मैं कहीं गया नहीं था, मैं यहीं था। सरिता ने सहरानी से पूछा, यहीं थे? कहाँ थे? सुधीर, मैं उस पागल के बगल वाले कमरे में था, जहाँ पर पुराना टूटा फूटा सामान था। अपने चाचा चाची के इस सच ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मुझे विश्वास में लेकर विश्वासघात किया था उन्होंने मेरे साथ। तुम्हें इन सबसे बचाने की मैंने उसी वक्त सोच ली थी और मन ही मन एक प्लान भी बना लिया था। तुम कह रही हो पागल को तुमने मारा? कैसे मारा था तुमने उसे सरिता? मैंने उस रात दूध नहीं पिया था, बल्कि तुम्हारी चाची की अलमारी से नींद की गोलियां चुराकर और उस दूध में मिलाकर उसे पीने को दिया। वो पागल चुपचाप उसे पी गया और बाद में फर्श पर लुढ़क गया। सुधीर, लेकिन उस वक्त तो उसे चाचा ले गए थे। सरिता, हाँ, लेकिन उसके बाद मैं उसके कमरे पर गई, पर बाहर से ताला था, तो मैंने उसे खिड़की से बाहर आने का इशारा किया और वो आ गया। फिर उस कमरे में आकर मैंने उसे दूध का गिलास दिया। रातों को मुझे नोचते नोचते वो मुझे पहचानने लगा था। उसने दूध पी लिया और कुछ देर मुझसे छेड़खानी करते हुए लुढ़क गया। फिर मैं भी बिस्तर पर लेट गई, बेफिक्र सी। अब मेरे शरीर को नोचने वाला नीचे फर्श पर हमेशा के लिए सो गया था। सुधीर, कितना अजीब है ना, रात को जब मुझे लगा कि अब सब सो चुके हैं, मैं उसके कमरे पर गया, लेकिन वहाँ ताले के बावजूद वो कमरे में नहीं था। मैं तुम्हारे कमरे में आया तो उसे यहाँ फर्श पर पड़े हुए देखा। मेरा खून खौल गया। मुझे लगा वो दोबारा तुम्हारे लिए आया है। मैंने उसका सिर उठाकर जोर से ज़मीन पर पटका। उसके सिर से खून की धारा बह निकली। जब मुझे लगा ये मर चुका है तो मैं वापस उस कमरे में चला गया। सरिता, सुधीर, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? मैं तो तुम्हें भी उन्हीं में से एक समझ रही थी, तुम्हारे प्यार को झूठा समझ रही थी। सुधीर, किस मुँह से तुम्हें सब बताता सरिता? मेरी वजह से ही तो तुमको ये सब सहना पड़ा था। एक लंबी सांस लेकर सुधीर ने बोलना चालू किया। उस रात जब चाची को मैंने कमरे से बाहर सोते पाया तो मैंने नींद में ही उनका दम घोंटकर उन्हें मार दिया। फिर जब चाचा के कमरे से तुम बाहर आ गईं तो उन्हें मैंने उनके बेटे और चाची की मौत का सच बताया कि मैंने उन्हें मारा है और मैं सब जानता हूँ। कुछ शायद नींद की गोलियों का और कुछ मेरी बातों का ही उनके सीने में अचानक तेज़ दर्द हुआ और वो चीख पड़े। मैं घबराकर पहले बाहर आया, तब तक चीख सुनकर तुम भी इधर आ रही थी। फिर मैं दौड़कर उनके पास गया और उनका सर अपनी गोद में रख दिया। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी तुम पानी के लिए चली गईं। बस इतना वक्त ही काफ़ी था। मैंने उनकी नाक और मुंह बंद कर दिया और बस। सरिता, सुधीर, अनजाने में ही हम दोनों ने एक ही काम को अंजाम दिया। तुम मुझे पहले बता देते तो कम से कम तुम्हारी मौत का पाप नहीं लगता मुझे। सरिता सुधीर की रस्सी खोलने लगी। सुधीर, तुम्हारे बिना मैं जीकर क्या करता सरिता? लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुधीर की रस्सी खुल जाती है। सुधीर और सरिता एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सुधीर, मुझे बहुत नींद आ रही है,
कम से कम आज अपनी बाहों में सोने दो। सुधीर सरिता को अपने सीने से और भी कस लेता है और बेड पर लुढ़क जाता है। दोनों आज साथ में सोए हैं, हमेशा हमेशा के लिए।